बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन एक स्याह दिन है पाकिस्तान की तारीख का। क्यों? इसलिए नहीं कि हमारे ऑफिस पे अटैक हो गया, इसलिए कि आज बाकायदा एक तकरीर के नतीजे में, एक बात कहने के नतीजे में, उसके बाद एक एक्शन और उसके बाद कई मीडिया हाउसेस की जानिब बाकायदा लोग बढ़े, जिसमें एयरवे पहला था, फिर समा की बात हुई और जियो की बात हुई। लेकिन ये भी एक, मैं तो समझता हूँ कि एक छोटी बात है, इसलिए ज़्यादा स्याह दिन है कि जो बातें की गई, वतन से मुतालिक जो बातें की गई, जो नारे लगाए गए और जो कुछ वतन के बारे में कहा गया, पाकिस्तान के बारे में कहा गया, उस एतबार से ये एक स्याह तरीन दिन भी है। और किस अंदाज से सारा कुछ हुआ ये सब आप जानते ही हैं। इसी पर बात करेंगे मजीद। एक अजीब व गरीब दिन भी आज का, तो कि मतलब समझ में नहीं आ रही कि किस चीज़ पे क्या बात और किस अंदाज से बात की जाए। मेरे साथ हमारे एयरवे न्यूज़ के पैनलिस्ट राइट फ्रॉम इस्लामाबाद काशिफ अब्बासी साहब हैं, समी इब्राहिम साहब हैं, साबिर भाई हैं, साबिर शाकिर साहब, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। दो मेहमान हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं आप लोगों की इजाज़त से उनसे आगाज़ करना चाहता हूँ। समर टेलीविज़न के नदीम मलिक साहब और फिर दुनिया नेटवर्क के हारून रशीद साहब भी मेरे साथ हैं। नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वसीम, और बाकी सारे दोस्तों को भी सलाम। जी, सबको आपका सलाम पहुंचा। नदीम भाई, आज ये एयरवे तक तो पहुंच गए, लेकिन ये समा के हवाले से बात की गई, जियो के हवाले से बात की गई, समा को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। ये इसमें क्या कहा जाए? आज जो कुछ हुआ है, हमने पाकिस्तान के वस्त में, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के एक मरकजी इलाके में जो रेड जोन है, एक बड़ी सियासी जमात और वतन पार से एक तकरीर होती है, उसमें बातें की जाती हैं, फिर लोग पेशकदमी करते हैं और उसके बाद ये भी कहा जाता है कि भाई ये हमारी जमात के लोग नहीं थे, ये तीसरी कुव्वत थी, ये बदनाम करने की कोशिश हो रही है हमें, ये हमारी जमात के लोग थोड़ी थे। वसीम, दो तीन इसमें बातें हैं। एक तो सबसे पहली बात यह है कि मीडिया पे अटैक हुआ है और प्लान तरीके से नाम लेकर कहा गया पहले एयरवाई को अटैक करें, फिर समा को करें और फिर जियो को करें। तो आज एक अच्छी बात यह है कि मीडिया वाले एटलीस्ट इस इशू के ऊपर जब सब पे अटैक हो रहा है तो हम निजी चैनल नहीं कह रहे, हम बता रहे हैं कि हमारे कौन कौन सा साथी, कौन सा चैनल है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर अटैक हो रहा है। इसी तरीके से यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। हमारा काम रिपोर्ट करना है, किसी की लाठी डंडे से डर के डिक्टेशन नहीं लेना। एडिटोरियल फ्रीडम जो है, मीडिया का प्राइड होता है, वो कभी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। कोई भी हालात हो, चाहे मालिक का जोर हो या किसी और डंडे वाले का जोर हो, कभी इससे डरना नहीं चाहिए। दूसरा हिस्सा पाकिस्तान से रिलेट करता है, तो हम जर्नलिस्ट भी हैं, पाकिस्तानी नेशनल भी हैं। अगर कोई सियासी जमात है या कोई भी है, वो खड़े होकर पाकिस्तान तोड़ने के नारे लगवाती है और पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो सिक्योरिटी से मुतल्लिक भी है और इलेक्टेड पार्लियामान भी है, उसके ऊपर अटैक और चढ़ाई की दावत देती है मीडिया हाउसेस के अलावा। तो स्टेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जब अटैक आप कर रहे हो या दावत दे रहे हो, इंसाइटमेंट वायलेंस कर रहे हो, साथ ही साथ लोगों को उकसाने के नतीजे में अटैक हो भी जाए, तो पाकिस्तानी कवानीन इसके ऊपर बड़े वाजे हैं, वो क्या कहते हैं उसके ऊपर बात होनी चाहिए। दूसरा, एक गैर मुल्क से बैठ के, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही कि दूसरे वतन से बैठ के क्या पाकिस्तानी किसी लीडर को ये हक हासिल है कि इस्लामाबाद और कराची से बैठ के अपने लीडर्स को कॉल करे कि वो मेट पुलिस जो लंदन की है उसके दफ्तरों के ऊपर अटैक कर दें, या बीबीसी की हमें डॉक्यूमेंट्री पसंद नहीं आई इसलिए बीबीसी के दफ्तर के ऊपर अटैक कर दे? अगर हम करेंगे तो हम स्टेट टेररिज्म के जुमरे में हमारे ऊपर पूरी दुनिया मोहर लगाएगी। तो क्या लंदन में किसी बैठे शख्स को हक हासिल है कि पाकिस्तानी इदारों के ऊपर, पाकिस्तानी सिविलियंस के ऊपर और पाकिस्तानी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इंसाइट करे लोगों को कि अटैक करे और उसके नतीजे में अटैक हो भी जाए? एक तो ये धमकी जुबानी कलामी है, अल्फाज का तर्जमा उर्दू से अंग्रेजी करते हुए समझ नहीं आई है कि पेट फाड़ दूंगा मतलब क्या होता है, लेकिन ये तो अमली मुजाहिरा हो गया। तो इसके नतीजे में नहीं, लेकिन अमली मुजाहिरे के बाद ये कहा गया, और मैं आपके चैनल पे देख रहा था, तो कहा गया कि भाई ये कैसे यकीन से कहा जा सकता है कि एमकेएम के लोग थे, क्या पता तीसरी कुव्वत ने फायदा उठा लिया। बल्कि ये ट्वीट किया गया कि असल में पहले से मास्क पहने हुए कुछ लोग एयरवे के करीब थे, जैसे ही स्पीच हुई मास्क पहने हुए कुछ लोग एयरवे में चढ़ दौड़े ताकि सियासी जमात को बदनाम किया जाए। अच्छा, इसमें गुंजाइश नहीं है वसीम, सारा कुछ आपके कैमरे पे भी रिकॉर्ड है, हमारे कैमरा पे भी रिकॉर्ड है, आप भी दिखा रहे हैं, मैं भी दिखा रहा हूँ। जो चीजें हम नहीं दिखा रहे ड्यू टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस बाय पैमरा, आज के दिन तो वैसे पैमरा रिलैक्स कर दे, वो रिस्ट्रिक्शन तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम को और खुद एमकेएम के वोटर्स को वो तमाम बातें सुनने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ एक महदूद वर्कर है, उनका जो डाई हार्ड होगा, जो बड़ा उनका सेक्टर इंचार्ज है या दूसरे लोग हैं, उन्होंने वो सुना होगा कि क्या क्या वहाँ पे नारे लगे। अगर बाकी जो 7-8 जो 70-80 लाख लोग जिन्होंने वोट डाला होगा एमकेएम को, या 50 लाख लोगों ने, उन सारों को अगर वो सुनने का मौका मिले कि आज वहाँ पाकिस्तान तोड़ने के नारों के ऊपर आगे हाँ में सारे लाया गया, तो यकीनन कल वो अपनी राय बदल लेंगे। तो वो नारे जो थे इस कदर खौफनाक हैं कि वो आपको और मुझे सुन के बहुत तकलीफ पहुंची है, वाकई तकलीफ पहुंची है। अब नदीम प्लीज मेरे साथ रहेगा, मैं चाहता हूँ बाकी मेहमानों को इसमें ले आऊँ। हारून साहब, ये आज क्या हुआ और इसके बाद
इसके बाद कुछ होगा या बस ठीक है आज एक और वाकया हो गया, कल एक नई खबर होगी, कल नए इश्यूज होंगे, बट ठीक है हो गया? नए इश्यूज नहीं, ये कुछ चीजें नेशनल साइकी में जाती हैं, कलेक्टिव सबकॉन्शियस का हिस्सा बनती हैं। इस तरह नहीं होगा, ये बहुत अलमनाक वाकया है और ये अपने असरात मुरत्तब करेगा। पहले ही उनके वोट श्रिंक हो रहे हैं। देखिए वो तो एक अलग बात है कि कोई मुतबादल क़यादत नहीं उभर रही, सियासी जमातें संजीदगी से काम नहीं करती हैं। अगर नून लीग ने काम किया होता सही खुतूत पे, तहरीक इंसाफ ने किया होता, तहरीक इंसाफ ने तो ऑलमोस्ट उन्हें रिप्लेस करने की इब्तिदा कर ही दी थी 2013 के इलेक्शन में, लेकिन वो नहीं समझते कि माफिया से लड़ने के लिए बहुत अच्छी तंजीम की जरूरत होती है, कारकुनों की तरबियत की जरूरत होती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाती है। 3 चीजें जरूरी होती हैं। और भी इसमें सबक है, जैसे नदीम साहब ने कहा कि भाई आप बरतानिया से एहतजाज क्यों नहीं करते, हम गैर मुल्की मुदाखलत के बारे में कभी हसास नहीं रहे। यहाँ अरबों ने फंडिंग की, यहाँ ईरानियों ने फंडिंग की, हमने उनसे एहतजाज नहीं किया सरकारी तौर पे। तो जब कोई जुर्म हो रहा हो, कोई ज्यादती हो रही हो और आप उस पर एहतजाज न करें और रद्द-ए-अमल दायर न करें तो ऑब्वियसली वो ज्यादा स्पेस क्रिएट होती रहती है। तो इसमें बरतानिया हुकूमत से बाकायदा एहतजाज किया जाना चाहिए। फिर ये मैं बिल्कुल नहीं मानता कि इसके असरात नहीं होंगे। अच्छा, क्या असरात होंगे? बोलने वाले हैं वो दूसरों से कम मुहिब्बे वतन नहीं है, इसीलिए वोट कम हुए हैं और कम हो गए। उनके एक एमपी ने इस्तीफा दिया और लेकर इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे लोगों को भी रद्द-ए-अमल दायर करना पड़ा है जो एमक्यूएम के खिलाफ एक फिक्रा नहीं सुन सकते थे, जिनकी ड्यूटी यही थी। एक और अहम बात यह है, मेरी मालूमात के मुताबिक, मैंने बहुत से लोगों से बात की है, ये एक प्लान का हिस्सा है। ये प्लान इंडिया में बनाया गया, इसमें नदीम नुसरत है, इसमें हुसैन हक्कानी भी है। इसका मतलब कराची में फसाद, इसका हदफ है कराची में बड़ा फसाद हो, इंडिया से तवज्जो हट जाए और कराची में बेचैनी बढ़ जाए। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने पे इंडियन एजेंसियां तुली हुई हैं, उसका ये एक हिस्सा है। आपकी ये बड़ी सादत है कि आपको हुब्बे वतन की एक अलामत के तौर पे आपको भी, समा को भी मुंतखब किया गया और टारगेट किया गया। इससे नुकसान आपका नहीं होगा, नुकसान इन्हीं का होगा। अगर हमने उसकी जो तकरीर थी जिसमें उसने कहा था ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी गलती है पाकिस्तान का बनना, यानी इंसानी तारीख में शिर्क होता रहा, अंबिया की मज़ामत होती रही, हत्ता कि कुरान करीम कहता है कि नबियों को कत्ल किया गया। एक दिन में 35 अंबिया कत्ल किए गए और वो बड़े अलमनाक वाकयात नहीं थे। अलमनाक वाकया ये था कि बर्रे सगीर के मुसलमानों ने अलग वतन बनाने का फैसला किया, अपने वोटों से फैसला किया, उसको सारी दुनिया ने तस्लीम किया कि ये इनका हक है। तो ये गलती थी, यानी हमारी आज़ादी ये गलती है। इन्हीं खतूत पे वो बात करते रहे, हम उसे बर्दाश्त करते रहे, मीडिया यरगमाल बना रहा, कमजोरी का मुजाहरा भी किया, हुकूमतों ने भी किया, फौज ने भी किया। एक जमाने में फौज ने उनकी अंडरस्टैंडिंग भी की, पैटर्नेज भी की, उसी का सब हम सजा उसकी भुगत रहे हैं। लेकिन आप समझते हैं इसका इम्पैक्ट होगा? अगर प्लीज अगर मेरे साथ, मैं माफी चाहता हूँ, बात लंबी होगी। खुदा का एक कानून है, वो कुरान कहता है, कुरान करीम में इरशाद है कि खोटा खरा एक प्रोसेस में अलग कर दिया जाता है। तो ये अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, इंशाअल्लाह इसमें से बड़ा खैर निकलेगा। अच्छा ठीक है, प्लीज मेरे साथ है काशिफ भाई। देखें अगेन, कोई एक पॉलिटिकल फोर्स है, उसको लोग वोट देते हैं, वो चाहती है प्रोग्रेस करे, प्रॉस्पर करे, भाई जो करना है करे, और उसको पॉलिटिकल फोर्स को बजोरे बाजू दबाने की कोशिश होनी भी नहीं चाहिए, होती रही है, गलत होती रही है। लेकिन ये मिलिटेंसी है जो कुछ होता रहा है, इसकी तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं बन सकती ना। बट एक्चुअली इन प्रैक्टिकल, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, यू थिंक इट्स द बिगिनिंग ऑफ एन एंड किसी मिलिटेंसी के हवाले से, या बट ठीक है इट्स जस्ट वन अनदर इंसिडेंट, ठीक है हो गया। देखिए पिछले कुछ अरसे से जिस मुश्किल पोजीशन में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट रही है पिछले कुछ महीने, जब से ऑपरेशन शुरू हुआ कराची का, मेरा ख्याल है उन्होंने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा एक और मार दिया है। मैं अभी हम ये ऑन अ लाइटर टोन हम अभी बैठ के बात कर रहे थे कि बंदूक उठाइए, पिस्तौल, और बड़ी गलत जगह निशाना लेकर उन्होंने ट्रिगर दबा दिया। तो अब मसला ये कि ये प्रेशर अब आने वाले दिनों में इनके ऊपर मजीद बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब देखें आप, मैं टीवी स्क्रीन पर यही पता चल रहा है, कोई रिजाइन करके जा रहा है, कोई अरेस्ट हो रहा है, और फारूक सत्तार जैसे लीडर को, जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में मुत्तहिदा के सबसे बड़े लीडर थे, अगर उनको जो जिस तरीके से अरेस्ट किया गया है, जिस तरीके से ख्वाजा अज़हरुल हसन को अरेस्ट किया, आमिर खान को उठा लिया, वगैरह वगैरह, देखिए इससे ज्यादा खराब क्या हो सकता है। लेकिन काशिफ भाई, फिर ये भी एक फैक्ट है कि ये सारे मनाजिर दिखाकर सेल ये किया जाता है कि देखो ये कार्रवाई किसी और वजह से नहीं की गई, सिर्फ इस वजह से की गई कि तुम्हारा बैकग्राउंड, तुम्हारी एथनिसिटी ये है, और फिर ये आर्गुमेंट सेल होता है और वोट पड़ता है, और फिर वो कहते हैं देखो जीत गए। भाई अगर जिसके सामने ये सेल होता है, फिर ये उसकी गलती है और खामख्याली है।
एक तरफ आप ये आर्गुमेंट सेल कर रहे हैं, देखो क्योंकि हम महाजिर हैं हमारे साथ ही हो रहा है, दूसरी ये टीवी स्क्रीन देख लो भाई, ये अभी तो फारूक सत्तार साहब मेरा ख्याल है टीवी स्क्रीन पर आ गए हैं, इससे पहले विजुअल चल रहे थे, यही लोग इस इंप्यूनिटी के साथ दफ्तरों में घुसकर लोगों को यरगमाल बनाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, मोटरसाइकिलों को आग लगाते हैं, गाड़ियों को सड़कों के ऊपर आग लगाते हैं, ये किसी को नजर नहीं आता। अगर आपको वो चीज नजर नहीं आती, आपको वो 12,000 लाशें कराची की सड़कों के ऊपर नजर नहीं आती हैं, फिर उन लोगों को तो कुछ नजर नहीं आएगा। अगर आपने ये फैसला महाजिर नॉन महाजिर की बुनियाद पे करना है, याद रखें ये मुल्क महाजिरों ने ही बनाया था, लेकिन आप इकलौते महाजिर नहीं है यहाँ के, ये मुल्क सिर्फ महाजिरों ने नहीं बनाया, ये मुल्क और भी बहुत सारे लोगों की कुर्बानी है इस मुल्क में शामिल है। तो ये कोई किसी को किस्म की कोई गारंटी नहीं होनी चाहिए कि क्योंकि हम महाजिर हैं तो हमारे साथ ही होता। भाई इस मुल्क में सबको कानून के सामने एक जैसा होना चाहिए, लेकिन आपके साथ क्या, आपका मसला ये है, आपका मसला है बत्ता, आपका मसला है टेररिज्म, आपका मसला है दहशतगर्दी, आपका मसला है टारगेट किलिंग, आपका मसला हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात, और सबसे बड़ा मसला यह कि लीडर पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, ही इज अ ब्रिटिश नेशनल, बरतानिया बैठ के इन चीजों का कोई कॉन्सिक्वेंस, कोई खमियाजा अल्ताफ हुसैन साहब को नहीं भुगतना पड़ता। ये फारूक सत्तार अरेस्ट होगा, ये आमिर खान अरेस्ट होगा, हैदराबाद रिजवी अरेस्ट होगा, वो वसीम अख्तर जेल में बैठा हुआ इस टाइम, इन लोगों को खमियाजा भुगतना पड़ता है। आप भी ऑफ द रिकॉर्ड इन लोगों से, लीडरों से बहुत सी बातें करते हैं वसीम, आप तो कराची में रहते हैं, हम तो वैसे बाहर रहते हैं, आप उनके सेंटिमेंट हम मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, वो कितने तंग हैं इन चीजों से। वो कहते हैं जनाब तकरीर वो करते हैं, भुगतनी हमको पड़ती है और ये भुगतनी पड़ती है। अगर इस सब के बावजूद अगर आपको लगता है कि लोग फिर भी कहते हैं हम महाजरों को मतलब ये, आई डोंट थिंक दिस इज इवन एन आर्गुमेंट। क्या लॉ एंड ऑर्डर का कानून के सामने क्या सबको बराबर नहीं होना चाहिए? शुड एनीवन इन पाकिस्तान हैव द राइट? फिर वोट क्यों पड़ता है? ठीक है, आप किसी इदारे के, फिर वोट क्यों पड़ता है? लैक ऑफ ऑप्शन, कौन करेगा? कोई काम करे ना वहां जाके। देखो एक ऑप्शन आया सामने, वसीम बदामी आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हो कराची को, मैं नहीं कराची को जानता ज्यादा, हम कराची आते जाते रहते हैं, हम तो मेहमान अधिकार है कराची के लिए। इमरान खान को कितने वोट पड़े पिछले इलेक्शन में? ठीक 9 लाख, ठीक ठाक वोट पड़ा, ठीक ठाक। और आपकी तवक्को से, हम सब की तवक्को से ज्यादा इमरान खान ने तो कैंपेन भी नहीं की, उनकी अपनी तवक्को से भी ज्यादा पड़ गया, कितनी अपनी तवक्को से भी ज्यादा। और आपका क्या ख्याल है कितनी सीटें ऐसी थी जो डाइसी थी, जो कि आपको पता है कराची में शिफा कराई गई है जिन सीटों के ऊपर? ये भी आप जानते हैं, मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं। यानी पहला मौका, पहला ऑप्शन कराची वालों को मिला, 9 लाख वोट डाल दिए उन्होंने, उस खौफ के बावजूद। एक बात याद रखना, वो खौफ जिसमें आप मुत्तहिदा के खिलाफ जाके वोट नहीं डाल सकते। आप कराची में स्टोरियां आप मेरे से ज्यादा सुनते हैं। मैं जिस होटल में ठहरा हुआ था 2013 के इलेक्शन में, एक लड़का जो मैनेजर है वहां पे फ्रंट डेस्क के ऊपर, कहता जनाब मैंने मुझे आके उन्हें वोट चेक किया, मुझे कोने में लेके मैं तो समझा मुझे मार देंगे। यानी ये इस फजा में इतने वोट पड़ गए। प्लीज उस होटल का और उसके उस बंदे का नाम ना बता दीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। ऐसा बेब को चला लगता है, चला नहीं है मैं। साबिर भाई क्या 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 बनेगा यहाँ से आगे क्या होगा? देखिए एक बात तो मैं जरा हारून रशीद साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा, और सुन भी रहे हैं, हारून भाई नदीम भाई सब हमारे साथ हैं। हाँ, वो ये है कि कुछ दिन पहले वसीम मकबूजा कश्मीर में हम क्या सीन देख रहे थे कि वहां पे भारतीय झंडों को रौंदा जा रहा था, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और पाकिस्तानी परचम मकबूजा कश्मीर में लहराए जा रहे थे। और यही तकलीफ थी नरेंद्र मोदी साहब को, उन्होंने जवाब देना था। एक बलूचिस्तान में उन्होंने कोटा में करके जवाब दे दिया और उसके लिए बरहमदाग बुगटी और वो को लोग काम आए जो उनके यहाँ पे उनके एजेंट हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। और दूसरा कराची में उन्होंने जवाब दे दिया। कराची में आज पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी, पाकिस्तान को नासूर कहा गया, पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती की गई। ये दिल्ली से पैगाम आया था, ये दिल्ली और लंदन से पैगाम आया है और यहाँ पे वही सीन दोहराने की कोशिश की गई जो मकबूजा कश्मीर में हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया और दुनिया भर में वो मनाजर दिखाए जा रहे थे, लेकिन ये सब कुछ किया गया और ये सिर्फ इसलिए किया गया कि पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए, पाकिस्तान को इंगेज करने के लिए, पाकिस्तान को डिस्टेबल करने के लिए। दूसरी बात, अल्ताफ़ हुसैन साहब को जो भत्ता जाता था कराची से वो बंद हो गया है। जो टारगेट किलिंग थी, वो जो खून उनको मिल जाता था वो बंद हुआ है। फ्रस्ट्रेशन बहुत है, उनके ज़राए आमदनी कराची से जितने भी थे वो सारे के सारे सोने की कानें बंद होती जा रही हैं एक एक करके, इसलिए लंदन एमक्यूएम को बहुत तकलीफ है। तो आज जो कुछ हुआ, अच्छा ठीक है, मैं साबिर भाई प्लीज साथ रहेगा, अभी हमने इस पे सबसे बात में करनी है। समी इब्राहिम साहब, मतलब क्या ऐसी गारंटी है
कि जिसकी बुनियाद पर हम ये मुतमईन रहें कि आगे मजीद ऐसा वाक़या या ऐसे वाक़यात नहीं होंगे? इस बात की कोई गारंटी नहीं है वसीम, और मुझे लगता है कि ये वाक़यात ज़्यादा होंगे, इस तरह के मज़ीद होंगे आगे जाके, क्योंकि अगर वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से कोई डिसाइसिव एक्शन नहीं लिया तो ये वाक़यात रुकने की मुझे तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। आज का भी जो वाक़या है ये बड़ा उनका एक वेल प्लान्ड वाक़या है, क्योंकि मैं सब कुछ आज देख रहा था। वो भूख हड़ताली कैंप उन्होंने पहले ख़त्म किया, फिर उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ, सदारत छोड़ रहा हूँ, फिर उसके बाद उन्होंने वापस ले ली सदारत, और फिर लोगों ने कहा बताएं भाई आप हुक्म दें, फिर उन्होंने हुक्म दिया। तो ये एक बड़ा प्लान्ड किस्म का वाक़या था, ये कोई ऐसा नहीं है कि गुस्से में उन्होंने ये कोई वाक़या कर दिया। और इसका जो जैसे साबिर शाकर ने इसका जो पूरा कॉन्टेक्स्ट बताया है, ये आगे जाके इस तरह के मजीद वाक़यात भी होंगे। लेकिन आपने जो एक बड़ा सवाल वैलिड था आपका बदामी गुफ्तगू में, आपने कहा कि लोग वोट क्यों देते हैं, ये एक बहुत बड़ा मसला है। और ये जो कराची के लोग जो MQM को फॉलो करते हैं, जो अल्ताफ हुसैन को, वो इस चीज़ के बड़े स्टांच बिलीवर हैं, क्योंकि मैं खुद कराची में फिरा और वो बड़ी खुद मोहब्बत से अल्ताफ हुसैन को वोट डालते हैं। MQM की जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत हैं, इसलिए इस मरहले पे ये जो उसकी क़यादत का जो स्टैंस है ये निहायत ज़रूरी है कि जो उनके वोटर्स हैं उनको भी अगर सही अंदाज में बताया जाए या उनको मिले तो हो सकता है वो तब्दीली करें। लेकिन आपका जो सवाल है ये सबसे बड़ा सवाल है पाकिस्तान के लिए। आप जो कुछ मर्जी बोलें स्क्रीन पर, जो मर्जी दिखाएं स्क्रीन पर, अल्ताफ हुसैन के जो सपोर्टर हैं वो उसी के साथ खड़े हैं, और ये मेरा ख्याल है हुक्मरानों के लिए लम्हा फिक्र। बल्कि इंसिडेंट के बाद शायद उसमें इजाफा हो जाता है। नदीम भाई आप हैं हमारे साथ? नदीम अली साहब, अच्छा नदीम भाई लाइन ड्रॉप हो गया। हारून रशीद साहब आप हैं हमारे साथ? सर जी जी सर देखिए, और उसमें वो ये आर्ग्यूमेंट वो ये देते हैं, उनके वोटर्स वगैरह से बात की जाए तो काफी तो ये कहते हैं कि हम कन्विंस हैं कि भाई ये जो बातें की जा रही हैं क़यादत से मुताल्लिक वो ठीक है, लेकिन हम ये भी कन्विंस हैं कि हमारी बका इसी में है कि हम यहाँ सपोर्ट करें, वरना तो हमें कुचल दिया जाएगा। तो इस अगेन वो आप नहीं कुचल क्यों दिया जाएगा, उनको मतलब वो ये कहते हैं, वो ये समझते हैं सही है गलत क्रिएट करने चाहिए ना, ऑप्शन पूरा माशरा मिलकर क्रिएट करता है। आपके घर में एक बच्चा है जो बहुत जज्बाती हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है वो कहता है मैं घर को आग लगा दूंगा, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो वाकई आग ही लगाना चाहता है, वो अपने लिए स्पेस चाहता है। मसलन आप उनको बल्दियाती इदारे नहीं दे रहे, ये बात तो वो ठीक कहते हैं। बल्दियाती इदारे ऐसे जो बाइख्तियार हों, सिंधी जागीरदार तो कराची शहर को कुछ नहीं देगा, कभी नहीं देगा। वो तो एक वैनम रखता है पढ़े लिखे लोगों के खिलाफ, और वो जाहिर है बल्दियाती इदारे बनने नहीं देगा, बनेंगे तो उनको उसमें ताखीर होगी और उन्हें इख्तियारात नहीं दिए जाएंगे। इसी तरह मैंने अर्ज किया कि सियासी जमातें रोती पीटती हैं, नार्सिस्ट हैं ये, और इख्तिदार के लिए एक बेताबी और बेचैनी है पागलपन की हद तक। आप उनको जब जैसे हमारे दोस्तों ने कहा, जब उन्हें एक ऑप्शन नजर आया तो उन्होंने 9 लाख वोट डाले। वो 9 लाख वोट अगर 18 लाख हो जाते तो MQM खत्म हो जाती, अपनी कट्टो साइड हो जाती, और उससे भी ज्यादा ये कि मुमकिन है वो अपनी पॉलिसियां ज्यादा सेहतमंदाना तब्दील करती, अंदर डिबेट होती। आखिर पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग हैं। जब आप काम नहीं करेंगे तो महज चीखो पुकार से तो कोई माशरे तब्दील नहीं होता। लोगों की बात सुने, उन्हें सीने से लगाएं, उनकी जायज शिकायत रफा करें। एक है अस्करियत, टेररिज्म है, उसका तो ताकत से मुकाबला करना चाहिए और कानून के हुदूद में ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए। एक ये है कि उनको ऑप्शन दिए जाएं और उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ठीक है। अच्छा काशिफ भाई, यही बात लेके क्या आपको ये लगता है कि ये इस सारे मामले में, जहां ये तो एक फैक्ट है, कराची का अमन मतलब एक नाकाबिल यकीन तरीके से बहाल हो गया है, इसमें कोई शक ही नहीं है, मतलब ये नजर आने वाली चीज़ है कि कुछ अरसे पहले क्या हालत आती है, तो बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन के बाद ये बहाल हुआ है। लेकिन वहां जाने अनजाने में या कुछ इंडिविजुअल्स के बायस की वजह से, गलती की वजह से, फॉर व्हाटएवर रीजन, कहीं ना कहीं तजावुज हो गया, जिसकी वजह से अगेन एक नैरेटिव मिल गया उनका देने को, उनका बेचने को, कहने को, जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर लीजिए कि साहब देखिए, मसलन वही वाली बात कि जरा मावरा अदालत कत्ल होना तो नहीं चाहिए, जाहिर सी बात है, या आप उठा लें और कोर्ट के आगे प्रोड्यूस ना करें, नहीं होना चाहिए, ये बात तो ठीक है। इस तरह का कहीं जाने अनजाने में तजावुज हो गया, जिसकी वजह से उनका मुकदमा मजबूत करने में उनको मदद मिली कि देखो हमारे साथ तो ये हो रहा है। काशिफ भाई देखिए, इसमें इससे ज़्यादा कि देखिए मैं आज अभी 10 बजे भी यही बात कर रहा था कि मैं 8 बजे मुस्तफ़ा अज़ीज़ आबादी साहब ने कोई 65 लोगों का जिक्र किया कि 65 लोग ऐसे हैं जिनको मावरा अदालत कत्ल किया गया। मैं एक और प्रोग्राम में भी था, उसमें उन्होंने कहा कि जी 130 लोग ऐसे हैं जिनको मावरा अदालत कत्ल किया गया। इस कराची की सड़कों पर 12,000 लाशें गिरी हैं मेरा भाई, 12,000। लेकिन चलो आपकी ये बात जायज भी है, और उसमें से एक रात ऐसी थी, 12 मई तो भूल जाइए, 12 मई तो हुआ ही था, एक रात ऐसी थी जब एक MPA शहीद हुए, बहुत ही अफसोसनाक वाकया। 102 उस एक रात में 102 आदमी मार दिया गया, एक रात में।
बिल्कुल बिल्कुल। और इत्तेफाक से उन सब की भी एथनिसिटी एक ही थी, इत्तेफाक से। बल्दिया मार्केट में बल्दिया टाउन जला दिए की गए। आपको वो फैक्ट्री याद होगी जिसमें फैक्ट्री के अंदर 250 बंदे थे। सो प्रॉब्लम ये है कि ये इस तरह की, ये कराची है, ये कराची के अंदर आई डोंट नो व्हाई कि कराची में इतनी लॉलेसनेस बर्दाश्त कर रहे हैं इतने अरसे से ये लोग। आपने जो महाजर वोटर की बात की, देखिए मैं इस बात से आपसे इत्तेफाक करता हूं कि कहीं ना कहीं एमक्यूएम के बनने में और मुत्तहिदा के पॉपुलर होने में वो सिंधी फैक्टर बड़ा बड़ा क्रिटिकल रहा है, जिसने मुत्तहिदा को या महाजर को मार्जिनलाइज करने की कोशिश की है। लेकिन मेरा ख्याल है वो वक्त बदल गया। देखें आप, मैं अक्सर आप बात करते जी महाजर, इस मुल्क में कितने आर्मी चीफ थे जो महाजर थे? ज़ियाउल हक साहब महाजर थे, परवेज मुशर्रफ साहब माइग्रेटेड महाजर आर्मी चीफ्स थे। राहिल शरीफ साहब भी उसी फैमिली से हैं। ले जी, राहिल शरीफ साहब भी उसी फैमिली से हैं। मियां नवाज शरीफ साहब भी माइग्रेट करके, इसाक डार साहब भी माइग्रेट होके आए हैं। हम सब जो बैठे हैं माइग्रेशन, ये सारे महाजिर हैं मेरा भाई। नहीं, लेकिन काशिफ ये उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी की बात हो रही है सर। महाजिर पहले तो आपने कहा ना महाजिर हैं, हम महाजिर उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं जिस कॉन्टेक्स्ट में वो कहते हैं, वो पोर्ट्रे करते हैं जिस कॉन्टेक्स्ट में, उसमें कह रहे हैं ना, उर्दू स्पीकिंग का लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल सन ऑफ द सॉइल नहीं है। असल सवाल नुक्ता ये है कि सन ऑफ द सॉइल नहीं है, सन ऑफ द सॉइल बहुत सारे लोग नहीं है। सो सवाल ये जो आर्ग्यूमेंट बिकता है, ये आर्ग्यूमेंट इसलिए बिकता है कि पाकिस्तान में अमूमन इस तरह के जज्बाती आर्ग्यूमेंट बेच लिए जाते हैं, और मुत्तहिदा ये आर्ग्यूमेंट बड़े अरसे से इस आर्ग्यूमेंट में खड़ी है। उसमें बहुत सा मेरिट था पहले, जब महाजिर को महाजिर कह के मारा जाता था, लेकिन अब मेरा ख्याल है महाजिरों को खुद देखना चाहिए कि मैं आई एम बोरिंग वर्ड्स हियर ओनली, कि क्या वजह है कि मुत्तहिदा जिन चीजों के लिए खड़ी हुई थी उनके लिए खड़ी नहीं। क्या पिछले 15-20 साल की मुत्तहिदा की सियासत वो सियासत है जिसके ऊपर मुत्तहिदा ने शुरू किया था? एक सवाल। दूसरा जो आपने कहा नैरेटिव बनता है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी सोचना चाहिए कि ऐसी चीजें ना करें जिससे एक आम आदमी का यह तासुर बने कि मुत्तहिदा को मार्जिनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मसला यह क्योंकि इस मुल्क में कानून नहीं है, आज का वाकया आप ये बात मेरी लिख लें, इसका कुछ नहीं होगा। या अमूमन इस तरह के वाकये 12 मई आपके सामने हुआ, इस तरह के वाकयात का कुछ नहीं। जब इस तरह के वाकये, जब मुल्क में कानून कमजोर होता है, फिर दूसरे रास्ते लोग ढूंढते हैं। वो दूसरा रास्ता फिर होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का। क्या वजह, क्या पंजाब में नहीं होती? बहुत एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग पाकिस्तान पंजाब में भी होती है। ये वो रास्ते उस वक्त ढूंढे जाते हैं जब कानून अपना रास्ता खुद नहीं बनाता। इसलिए अगर आपके इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो जाए, मैं यकीन मानिए मेरी इस बात का, इस तरह के वाकयात कम हो। हाँ, इस समय बहुत सारे सवालों का जवाब ये कि रूल ऑफ लॉ, लेकिन साबिर भाई चाहता हूं वसीम, अगर आप मुझे इजाजत दें। जी समीर भाई प्लीज। देखिए ये बात, ये लॉ एंड ऑर्डर का सिर्फ इशू नहीं है। जो एमक्यूएम की सपोर्ट है उसका ताल्लुक सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर से नहीं है। एक वहां पर सेंस ऑफ डेप्रिवेशन मौजूद है उन लोगों में। और जब सिंधी वडेरा जो आता है वो आके जब जी मैं सुन रहा हूं आपको समीर भाई। वसीम आप सॉरी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं मैं आपकी आवाज बाद में कर लूंगा बात। नहीं मैं सुन रहा हूं आपको शायद कुछ गलतफहमी, मैं सुन रहा हूं आपकी बात। जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो एक, जैसे काशिफ ने भी जिक्र किया, जो एक उसका कॉन्टेक्स्ट है पूरी पॉलिटिक्स का, अगर आप सही एक काम करने के लिए, सेंस ऑफ डेप्रिवेशन खत्म करने के लिए अगर इस मुल्क में आप 4-5 और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना देते हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये इससे जो है वो क्या इशू है? बेसिकली जब तक आप ये नहीं करेंगे, अगर के अंदर आपने इंटीरियर सिंध वाले लोग अगर आके वो हुक्मरानी करेंगे और फिर वहां पर लोगों के साथ ज्यादती होगी, तो इसका एक मदावा कर दें आप। इसी तरह पंजाब में आप कर दें, हजारा के लोगों को कर दें। नाउ दिस इज राइट टाइम कि आप उन चीजों को देखें और सोचें जो एहसास महरूमी पैदा कर रही है, ताकि मुल्क कायम रहे, वफाक कायम रहे। एक आखिरी जुमला इसमें मैं ऐड कर दूं, अगर साबिर साहब की इजाजत से मैं एक जुमला ऐड कर दूं कि मैं पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा से कुछ अर्सा पहले की बात है, ये गुफ्तगू हुई, वो इस बात पर इत्तेफाक कर रहे थे कि देखें पीपल्स पार्टी में बड़े ओहदों पर, जो पार्टी के बड़े ओहदे, कोई उर्दू स्पीकिंग नहीं है। इस वजह से शायद क्योंकि सिंध की पॉलिटिक्स पीपल्स पार्टी और एंटी पीपल्स पार्टी के ऊपर सारी थी, तो जो महाजर था वो ऑटोमेटिकली पीपल्स पार्टी के मुखालिफ जाके खड़ा हो गया। अगर पीपल्स पार्टी खुद इंटीग्रेट करे इन लोगों को अपनी पार्टी में, अगर बड़ी पोजीशंस के ऊपर महाजर बैठा हो, तो शायद वो जो एलियनेशन है फील करता है महाजर के, हम एलियनेट हो गए हैं, हमें बिल्कुल फ्रिंजेस पे डाल दिया गया है, वो ना हो। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल, मैं माफी चाहता हूं, मैं बहुत वक्त ले रहा हूं। मुझे याद है वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू टाइम्स जब मैं कराची आया और मुझे एयरवाई के जो ड्राइवर थे उन्होंने उठाया, तो जाहिर है आपकी पहली इंफॉर्मेशन जो गैदरिंग होती है, आप जिधर बैठते हैं, जिसके साथ बैठते हैं, आप उनसे पूछना शुरू करते हैं। मैं कहा जी आप लोग कहाँ से हैं? जी मैं महाजन हूँ सर। मैं कहा वोटर किसके हैं? एमक्यूएम के। तो हमारा एक इंप्रेशन था एमक्यूएम के बारे में। तो उसने कहा कि जनाब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ जब गवर्नमेंट के मुलाजिम थे, मैं गया नौकरी लेने के लिए, उन्होंने आगे से कहा महाजर हो जाओ, मुत्तहिदा से जाके नौकरी मांगो। कहा था सर फिर हम मुत्तहिदा के पास ना जाए तो क्या करें?
अब सवाल यह है कि ये जब तक आप खत्म नहीं करेंगे तब तक वो जो फिनोमेना है ना मुत्तहिदा का, वो खत्म होना बड़ी मुश्किल चीज। हाँ ठीक है साबिर, आप देखें जिस तरह इन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया ना, मैं भी एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ फिर हारून साहब की तरफ जाने से पहले उनकी इजाजत लेके कि, और जिससे मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ, इस पर बात करना चाह रहा हूँ कि ये आर्ग्यूमेंट है तो सही है, नैरेटिव चलता तो है, क्यों चलता है, कैसे चलता है मुझे नहीं मालूम। अभी रमज़ान में हमने रमज़ान ट्रांसमिशन में दिखाया भी वो किस तरह एक मासूम बच्चे को बेचारे को मोबाइल फ़ोन लेने की खातिर मार दिया गया था। हम उसके घर पर ताज़ियत के लिए गए उस रात, इकरार भी वहाँ पर साथ थे। और आप अब सुनिए मेरा एक्सपीरियंस अपना कि अहले मोहल्ला ने हमसे क्या कहा, अहलियान इलाका ने कहा कि वसीम भाई हम आपको बात बताएं, ये हो क्या रहा है। ये हो ये रहा है कि देखिए सामने एक दूसरी, उन्होंने एथनिसिटी का नाम लिया जो कि मैं नहीं ले रहा टेलीविजन पर, कि हम उर्दू स्पीकिंग है, सामने फला एथनिसिटी है। और देखिए पहले यहाँ पर बैरियर्स थे, अब बैरियर्स हटा दिए गए। ये ऐसे ही नहीं हट गए, ये एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इस इदारे ने बैरियर्स हटाए हैं ताकि उस एथनिसिटी को ये मैसेज दिया जाए कि तुम्हारे पास खुला लाइसेंस है, जाओ और इस एथनिसिटी के लोगों को मार दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो सही कह रहे थे गलत कह रहे थे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये आर्गुमेंट तो है, अब इसका क्या किया जाए। वसीम 1 मिनट में लूंगा प्लीज। अच्छा देखिए, बात ये इतनी सादा नहीं है। बात ये है कि महाजर जो वो तो पंजाब में भी आके बसे, वो बलूचिस्तान में भी आके बसे, वो KPK में भी आके बसे, वो पिंडी इस्लामाबाद में भी रहते हैं। लेकिन क्या तमाम जगहों पे महाजिरों ने ये जत्थेबंदी की है? क्या इसी तरीके से बंदूक उठाई है? क्या इसी तरीके से भत्ताखोरी की है? क्या इसी तरीके से टारगेट किलिंग की है? अच्छा, अब इसमें भी आई थिंक आप अल्फाज में नजरसानी कर लें, वरना वो कहेंगे कि आपने पूरी एथनिसिटी को कह दिया कि उसने बंदूक उठाई है। ये जाहिर है आप एक पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से इशारा कर रहे हैं। नहीं, मैं पॉलिटिकल पार्टी के लिंक के हवाले से मैं इस वक्त जो महाजरीन की फिलॉसफी है वो बता रहा हूँ। क्या पंजाब में भी महाजरों ने ये काम किया है? तो मसला ये है एक ख़ास ग्रुप क्रिमिनल्स इकट्ठे हुए हैं और ये बिल्कुल वही मॉडल है जो ईस्ट पाकिस्तान को अलग करने का मॉडल था। बिल्कुल उसी तरीके से लिसानी बुनियादों पे लोगों को इकट्ठा किया गया, उनको फाइनेंसिंग की गई, रॉ फंड कर रही है। स्कॉटलैंड यार्ड में तहकीकात चल रही हैं। डॉक्टर इमरान फारूक के कातिल जो हैं वो यहाँ पे गिरफ्तार हैं, उनका सारा ताना बाना पकड़ा जा चुका है। MQM क्या चाह रही है? MQM उससे तवज्जो हटाना चाहती है। 90 पे रेड होता है, वहाँ पे टेररिस्ट पकड़े जाते हैं, टारगेट किलर्स पकड़े जाते हैं, क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं, उसको एक हवा खड़ा करने की कोशिश की जाती है। हर इंसिडेंट में तो ये इनके लोग पकड़े जाते हैं। फिर 90 पे जब रेड हुआ, वो एक कारकुन को वहाँ पे टारगेट किलिंग की गई और कहा गया ये रेंजर्स ने मारा है, वो पकड़े गए, वो भी MQM ने मारा था। तो ये एक माफिया बन चुका है जिसको लंदन से कंट्रोल किया जा रहा है और दिल्ली से पैसा आ रहा है। इसलिए इसमें कोई 1% भी शुबा नहीं है कि ये एक किसी कम्युनिटी की बात हो रही है। कम्युनिटी की बात नहीं करते ये। पाकिस्तान MQM के विद इन MQM भी जिस किसी ने अल्ताफ हुसैन से इख्तलाफ किया उसको मार दिया गया। आप ये बताएं कि कितने बानी अरकान में से अब तक जिंदा हैं? सारों एक एक करके सबको टारगेट किलिंग की गई, सबको मारा। अच्छा, लेकिन मैं इसी को आगे बढ़ाऊं साबिर भाई, आपके इसी पॉइंट को लेकर आगे बढ़ाऊं तो हारून रशीद साहब जब वो फिर टेलीविजन पर आकर कहते हैं कि जिस तरह साबिर भाई ने बात की, बात बिल्कुल ठीक है, वो कहते हैं आइए जनाब टॉक शो पे तो आपके मसाइल हल नहीं होंगे ना, हम तारीख से साबित करते हैं। शुरू कीजिए अजीम अहमद तारिक से, चलिए आगे आइए हकीम सईद साहब तक या आगे तक। ये देखिए जनाब, हर मामले पर हम ये पाकिस्तान की अदालत से क्लीन चिट लेकर आए हैं साहब। अब आप बताइए हमारा जुर्म क्या है? वो तो देखिए ना, अदालती निज़ाम की खराबियां एक अलग बहस है, इसमें कोई भी बच सकता है। शरीफ खानदान नहीं बचा हुआ अपनी सारी ज्यादतियों के बावजूद। और कभी कभी किसी मुल्क में हुआ कि एक वजीर आजम जो है वो बिजनेस कर रहा हो और अपोजिशन लीडर बिजनेस कर दो, बड़े टॉप के बिजनेसमैन हो। वो तो बहुत सी खराबियां हैं, वो जानते हैं और वो जानते हैं ये दलील कितनी कमजोर है, लेकिन एक टेक्निक होती है कि उसको दोहराया जाता रहे। देखिए, दो बातों में हम थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है। अच्छा, 2 पॉइंट रेस किए जा रहे हैं। एक ये कि उनके जायज हुकूक हैं, मतलब आप उनको बलदियाती इदारे दे दें और कोटा सिस्टम खत्म कर दें। देखिए, कोटा सिस्टम का तो एक वक्त था, अब उसका क्या जवाब है? एक कराची का पढ़ा लिखा लड़का है, अगर सिंध में पीपल्स पार्टी के तवील दौरे हुकूमत में जो बार बार आया है, उन नौजवानों को तालीम नहीं दी गई और उनकी तरबियत नहीं की गई है, तो कराची के लड़के का उसमें कसूर क्या है? और आप उनको बल्दियाती इदारे दे दें और कोटा सिस्टम खत्म कर दें। सूबे वूबे तो बात की बात है जो बनने चाहिए, लेकिन शायद अभी उसका आगाज इस वक्त तो नहीं हो सकता, इस कॉन्फ्लिक्ट में, कशीदगी में नहीं हो सकता। अगर ये 2 चीजें आप उन्हें दे दें, बाकी रहेगी जराइम की बात।
तो एदाद शुमार क्या कहते हैं, 8,500 टारगेट किलर्स गिरफ्तार किए गए, उनमें 6,500 का ताल्लुक MQM से है। अब MQM में कई सतहें हैं, एक वो है जो MNA MP है, वो इलेक्शन लड़के आता है, वो अवाम का बिल्कुल वैसा ही नुमाइंदा है जैसे लाहौर, पेशावर, कराची से आता है, बल्कि बाल तो उससे बेहतर हैं, पढ़े लिखे हैं, मिडिल क्लास के हैं, कोई वोट खरीद के नहीं आए। अच्छा, अब 6,500 अगर यानी कोई 70% टारगेट किलर जो हैं वो, या 65% उनके हैं, तो उनके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए? एक उनका पॉलिटिकल वर्कर है और एक उनके सियासी और माशी और समाजी हुकूक है, वो उन्हें मिलने चाहिए, उसको उठाना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है, हम बलदियाती इदारों को उस तरह नहीं उठाते, उनके हुकूक की उस तरह डट कर बात नहीं करते। एक है जुर्म, जुर्म एक अलग चीज है, वो मैं करूं, आप करें, कोई जनरल करे, कोई जज करे, कोई पंजाबी करे, सिंधी करे, बलोच करे, वो जुर्म तो जुर्म ही रहता है, जुर्म तो का तो कोई जवाब नहीं। अल्ताफ हुसैन अपने लिए कत्लो गारत का लाइसेंस चाहते हैं, महाजरों की कम्युनिटी का मसला नहीं है, महाजरों का सबसे ज्यादा रोल था पाकिस्तान बनाने में, उनके इलाकों को इसमें शामिल नहीं होना था, वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, सिविल सर्विस में वो ज्यादा थे, रेलवे में वो ज्यादा थे, बुनियादी इदारों में वो ज्यादा थे। अब जाहिर है कि कोई अकलीती, यानी मैं तनासुर से कह रहा हूँ, अकलीती एतकाद के एतबार से नहीं, या कोई नस्ली लिसानी एतबार से नहीं, हम सब उर्दू बोलते हैं। अब एक छोटा ग्रुप जो है आबादी का, वो तादेर तो गवर्न नहीं करता, उसका तनासुब तो वक्त के साथ कम होना है, यानी उतना रह जाना है जितना आबादी का तनासुब है। फिर जैसे इस पॉइंट को बार बार दोहराया गया और दोहराया जाना चाहिए कि सिंधी जागीरदार तो अपने लोगों पे इतना जुल्म ढाता है, वो कराची वालों के साथ जिनसे वो मुगायरत रखता है और एक एहसास कमतरी भी रखता है, उनसे इंसाफ कैसे कर सकता है? जब हम एतदाल से तजिया करें और अमली इक़दामात करें उस तजिए की रोशनी में, तो हर चीज ठीक हो सकती है। अब ये उनको बनाने के लिए, उनकी दिलजोई के लिए तो गए पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वाले, अब वो बात करें ना, अब नून लीग क्यों चुप है? वो ARY पर हमले की डटकर उसी तरह मजम्मत करे ना, अब पीपल्स पार्टी वाले वो इक़दामात करें, नहीं करने के हैं। जब हम काम नहीं करते और घर में बैठे रोते रहते हैं तो हम सेल्फ पिटी में जाते हैं, और जो कोई कौम सेल्फ पिटी में जाएगी वो कभी उसके मसाइल हल नहीं। और अभी जरा इसको आहिस्ता जरा कंक्लूड करते हैं, मैं आप सब लोगों से स्टार्टिंग फ्रॉम यू काशिफ अब्बासी साहब, ये आज मामला जिस नहज तक आ गया है उसमें खैर आज उस डिटेल में जाने का ये वक्त नहीं है, लेकिन ये भी एक फैक्ट रहा है ना कि आप बड़ी सियासी जमातों में से किसी का भी नाम ले लीजिए या फिर इदारों में से किसी का भी नाम ले लीजिए, सब ने जब अपना अपना मफाद था तो ना सिर्फ साथ शामिल किया बल्कि बहुत कसीदा गो रहे, और फिर ये मामला बिगड़ते बिगड़ते आज यहाँ तक पहुँच गया, चाहे इदारों या जमातों। ऐसे ये है ना? नहीं, बात तो दुरुस्त है ये वाली। ये बात इसलिए दुरुस्त है कि पाकिस्तान में जो सियासत है वो इस बुनियाद पर ज्यादा होती है कि मेरा मफाद किधर है, चाहे वो फौजी हुकूमतें हों, चाहे वो सियासी हुकूमतें हों, कोशिश करते हैं प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन हो, ये 18-20 सीटें हैं, 18-20 आ जाएं तो एटलीस्ट हमें इधर से वो वोट या वो नंबर मिल जाता है जो हुकूमत बनाने के लिए चाहे वो मुशर्रफ साहब को चाहिए था या किसी और सियासी जमात को चाहिए था। बल्कि आज मैं यही कह रहा हूँ, उन्होंने कहा जी हमें मार्जिनलाइज किया हुआ है, 88 की हुकूमत, 90, 93, 97, 2002, 2008 इन तमाम हुकूमतों में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का हिस्सा रहा है। सो ये बात करना, देखिए ये जो आर्ग्यूमेंट है ना कि उनकी वो कोटा सिस्टम और ये प्रॉब्लम, मुत्तहिदा इन चीजों से आगे जो एज अ पॉलिटिकल पार्टी मेरा ख्याल है उसमें कुछ बातें तो फैक्चुअली इतनी मुज़िका खेज हैं। मसलन वो कहते हैं कोई उर्दू स्पीकिंग वजीर आला नहीं आया, बिल्कुल ठीक है आप ये कहें, अरे साहब आप जब खुद रहे मुशर्रफ साहब के साथ हुकूमत में तो भी तो एक सिंधी वजीर आला था, आप तब क्यों नहीं अड़ गए कि नहीं उर्दू स्पीकिंग वजीर आला लाओ वरना हम नहीं बैठते साहब, आपने तभी क्यों नहीं किया? मतलब लेकिन अब क्या किया जाए। अच्छा काशिफ भाई, लेकिन एक पॉइंट मैं ये खबर ये अनाउंस कर दूं, जो ये रेंजर्स एहलकार डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को अपने साथ ले गए, ये खबर हम यहाँ पे दे दें, ब्रेक कर दें, जिस चैनल से वाबस्ता है वो जियो न्यूज़, वहाँ पर उसको भी हम कोट कर रहे हैं, वहाँ पर भी खबर चल रही है। रेंजर्स एहलकार बल्कि अगर मैं गलत नहीं कर रहा मुझे बताइए, साथ में फुटेज भी चल रही है इसी हवाले से, जी हाँ फुटेज भी चल रही है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को रेंजर्स एहलकार वर्दी में मलबूस रेंजर्स एहलकार गाड़ी में बिठाकर अपने साथ लेकर गए हैं अपने ऑफिस में जो आई चंडीगढ़ रोड पर वाक़े है, उसमें रेंजर्स एहलकार डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को अपने साथ ले गए। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब जिनको आपने देखा रिसेंटली बहुत ही वोकली अपनी ट्रांसमिशंस में भी, लेट इट भी रमजान ट्रांसमिशन या वैसे भी बहुत वोकली एमक्यूएम के हवाले से बात करते रहे, सपोर्ट करते रहे, और आज सुबह से भी जब कोई भी एमक्यूएम का नुमाइंदा तैयार नहीं था, बात ही नहीं, कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पा रहा था, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब आ रहे थे। हाँ
जी हाँ, मतलब एक मतलब ये भी हम बता दें, खुशगवार माहौल में, मतलब खुशगवार इन द सेंस के कोई इस तरह जोर जबरदस्ती नहीं, बल्कि वो आकर एक मुकालमा हुआ है रेंजर्स एहलकारों का आमिर लाका हुसैन साहब के साथ, और उसके बाद आमिर लाका हुसैन साहब उनके साथ उनकी गाड़ियां बैठकर चले गए हैं। काशिफ भाई, अगेन मेरा सवाल वही है, अब ये जो भी माहौल बन रहा है इसका नेट रिजल्ट क्या होगा? क्या नेट रिजल्ट ये नहीं होगा कि कल इलेक्शन हो जाएगा तो फिर वो, मैं ये नहीं कह रहा है नहीं होना चाहिए नेट, क्योंकि मुझे ज्यादा डे टू डे डेवलपमेंट से ज्यादा मुझे ओवरऑल नेट रिजल्ट में दिलचस्पी है। वो क्या होगा? फिर ये नहीं कहा जाएगा देखो इसको इसलिए उठाया कि ये हमारा था, देखो इसको इसलिए उठाया कि हमारा था। नहीं, देखिए मेरा ख्याल है नेट रिजल्ट अगर आपने देखना है तो आपको 2 साल बाद देखना पड़ेगा जब इलेक्शन आएगा। साल बाद हो, 2 साल बाद हो, उस वक्त के हालात देखें, मुतहदा के हालात के बहुत सारे फैक्टर्स, उसका एक कोई फैक्टर है नहीं। उसका ये फैक्टर नहीं है कि ऑपरेशन में उनके बंदों को उठा लिया गया, या डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया, या फारूक सत्तार को गिरफ्तार कर लिया गया। बड़े बहुत सारे फैक्टर उस वक्त भी फैसला करेंगे कि नेट रिजल्ट इस सारे का क्या है। बट देखिए काशिफ भाई, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, देखिए जहां मैं और आप ये जानते हैं कि क्या क्या मामलात रहे हैं एमक्यूएम के और क्या क्या हैं, वहां मैं और आप ये भी जानते हैं ना, मैं तो ऐसे लोगों से मिला हूं जो कि कहते हैं अब भी कि हमें एमक्यूएम से 1000 इख्तिलाफ है, लेकिन यार अब तो उनके खिलाफ भी हद ही हो गई है, तो यार ये तो गलत है, जो अभी हो रहा है वो भी गलत है। क्या ये वाहिद बुरी जमात है? क्या ये भी एक फैक्ट है? क्या किया जाए इसका? तो मैं ये कह रहा था, नेट रिजल्ट अगर चले आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहते हैं, मेरा ख्याल है इट्स अ लूज इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज, एंड द बिगेस्ट लूजर इन दिस नेट रिजल्ट इज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। मेरा अपना जाती ख्याल है कि जो आज उन्होंने अपने पांव पे गोली मारी है, इसका सबसे ज्यादा नुकसान मुत्तहिदा को है। देखिए जो काउंटर फोर्सेज हैं या जो मुत्तहिदा के खिलाफ फोर्सेज हैं, फॉर वट एवर रीजन, आप रीजन 10,000 निकाल सकते हैं कि ये मुल्क दुश्मनी की वजह से है, बत्ते की वजह से है, टेररिज्म की वजह से है, जिनमें से बहुत सारे इल्जामात तो कम से कम बहुत सारी जगहों पे लग रहे हैं, ठीक सामने आ रहे हैं। मुत्तहिदा का जो एक वोट बैंक था, असीम एक बात याद रखें, ये पॉलिटिक्स बड़ी फ्लूइड चीज है, पॉलिटिक्स स्टैटिक नहीं होती। आप 90 की दिहाई में फंस नहीं सकते। 90 की दिहाई में आपने बंदूक से काम चलाया, 2000 के अंदर भी आपने बंदूक से काम चलाया, 2016 में आप नहीं चला सकते। आपको अपनी पॉलिटिक्स को बदलना चाहिए था, आपको मजीद आगे जाना चाहिए था, आपको पॉलिटिक्स करनी चाहिए थी। 2246 के इलेक्शन की सारे बात करते हैं कि वो ऐसा इलेक्शन था, सारा फोकस था, मुत्तहिदा बिल्कुल सारा कुछ लपेट के ले गई। बलदियाती इलेक्शन में इतने वोट लिए, इनको रियलाइज करना चाहिए था मुत्तहिदा को उस वक्त कि हमारे पास पॉलिटिकल फोर्स मौजूद है, हमें मिलिटेंसी की जरूरत नहीं। लेट्स शन दिस मिलिटेंसी। क्यों नहीं किया रियलाइज? मुझे हैरत होती है क्यों नहीं करते रियलाइज। क्योंकि लंदन बैठी हुई पॉलिटिक्स में और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में देयर इज अ मेजर डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस। यानी वहां पर सोचिए कि खौफ का एलिमेंट रखो तो ही रहेगी बरतरी। देखिए 2-3 चीजें, अगर बस आखिरी वर्ड फिर मैं लिंक्स बाहर के बता रहे 3-4 मिनट रह गए। हाँ जी, अगर मैं ब्रीफ करता हूं जी, अगर आपके लिंक्स हैं बाकी मुल्कों के साथ, जैसे कि पाकिस्तान में बहुत सी रिपोर्ट से कह रही हैं, फिर आपको मिलिटेंसी की जरूरत है, क्योंकि उनको मिलिटेंसी की जरूरत है आपकी तरफ से। दूसरा, अगर इससे पहले बत्ते के लिए या बाकी चीजों के लिए ताकत का इस्तेमाल होता था, पैसे कोई उठा के अपने आपके झोली में तो नहीं डालेगा, उसके लिए भी आपको ताकत और इख्तियार की जरूरत है। सो वो बहुत सारे फैक्टर्स जिसकी पाकिस्तान की मुत्तहिदा को जरूरत नहीं, लंदन की मुत्तहिदा को जरूरत है, उसके लिए ताकत बड़ी जरूरत है। ठीक है, मैं आपको सवाल नहीं करता मजीद, क्योंकि वक्त कम रह गया है। प्लीज बस क्विकली फाइनल कमेंट्स दे दें, स्टार्टिंग फ्रॉम यू साबिर भाई, क्विकली 2-3 मिनट ही रह गए बस मेरे पास। बदामी, बिल्कुल मुख्तसर यही बात है कि सिंपल बात है कि पॉलिटिकल फेस को इन्होंने सिर्फ रखा हुआ था सामने दिखाने के लिए दुनिया को, असल फेस इनका मिलिटेंसी का था। और इनफैक्ट ये मुंसलिक हैं रॉ से लंदन के साथ और दूसरी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ। उनके कहने पे, उनके मॉडल के मुताबिक जो लंदन की एमक्यूएम है, अल्ताफ़ हुसैन साहब ख़ास तौर पे उनका नाम लूँगा, वो सारे को कंट्रोल कर रहे हैं। और यहाँ पे उनका एक नेटवर्क है, ये साउथ अफ्रीका में भी मौजूद है, ये लंदन में भी मौजूद है, ये दिल्ली में भी मौजूद है। ऐसे सैकड़ों लोग मौजूद हैं। इंटरनेशनल कनेक्शन लोग तो तशद्दुद की बुनियादी वजह है, जिन्होंने रॉ से तरबियत ली, दिल्ली जाके तरबियत लेके आए और यहाँ पे टारगेट किलिंग की। ये बैरूनी एजेंडा है और इसके प्लेयर्स जो लोकल प्लेयर्स हैं वो यही हैं जो मुफ्ती बाहिनी पे काम कर रहे हैं एमक्यूएम। वसीम, 2 इश्यूज हैं। एक तो जो आज हमला हुआ, जिन लोगों ने किया उनको आप कानून के मुताबिक निपटें, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए कानून के मुताबिक निपटें। लेकिन मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल सपोर्ट है, जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा अल्ताफ हुसैन के साथ है, और उसकी बुनियादी वजह जो सिंधी वडेरे हैं जो आके वहां पर जो काम करते हैं, अगर इसका पॉलिटिकल हल नहीं निकाला
तो फिर ये मामला खत्म नहीं होगा, एमक्यूएम की सपोर्ट खत्म नहीं होगी। मैंने इलेक्शन कवर किया वहां पे जाके, वहां पे लोग मोहब्बत करते हैं और वो ये समझते हैं कि उनके लिए आखिरी उम्मीद अल्ताफ हुसैन है। ये पाकिस्तान के सियासी जो बड़े करैक्टर हैं उनको सोचना पड़ेगा, आपको उनको राइट्स देने पड़ेंगे, छोटे यूनिट्स बनाने पड़ेंगे। ये सिर्फ एक उर्दू स्पीकिंग को पीपल्स पार्टी का लीडर बना के आप ये मसला नहीं कर सकते। हारून साहब प्लीज फाइनल वर्ड बस। हारून साहब आप हैं हमारे साथ? बात पे मुत्तफिक रहे हैं कि तब्दीली ही एक दायमी चीज है। सही है। हमने सोशलिज्म को रूज जवाल देखा है, सोवियत यूनियन को टूटते देखा है, रूस को अफगानिस्तान में शिकस्त खाते देखा है। पाकिस्तान की सपोर्ट से कश्मीर में एक तहरीक उठी जो अब खालिस दाखिली तहरीक बन गई है। हमने अमेरिका को अफगानिस्तान में नाकाम होते देखा है, बादशाहतें खत्म होती देखी, ईरान में खास तौर पे। दुनिया बदलती रहती है। एमक्यूएम का आखिरी वक्त आ पहुंचा है और उसके साथ ही ये शरीफ खानदान का भी। मेरा ख्याल है ये हमारी अपनी मायूसी है और वो उसका जवाब भी है, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि ये प्रिवेल करेंगे। नफरत कभी दायमी तौर पर प्रिवेल नहीं करती, ये खुदा का कानून ही नहीं है। कुरान कहता है कि जिस चीज से लोगों को नफा नहीं पहुंचता वो आखिरकार खत्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, सारे मेहमानों का, साबिर भाई, काशिफ भाई और समी भाई, आप सबका, नदीम मलिक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, अल्लाह ताला ने अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा, अल्लाह ताला ने सेहत दी। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं